मेरा नाम जिगर शुक्ला है और आज हम कक्षा 10वीं चैप्टर 7 करने वाले हैं जिसका नाम है खुला आकाश। ये कुंवर नारायण जी ने लिखा हुआ है। एक्चुअली उनकी डायरी के थोड़े से हिस्से हैं जो वो लिखा करते थे, उनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए डेट के साथ भी दिया हुआ ही है। चलिए तो शुरू करते हैं, फिर हम पूरक पठन को। अंदर की दुनिया के बारे में कुछ लाइनें हैं, समझते जाएंगे पढ़ते पढ़ते। हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अंदर की दुनिया कौन सी? जो हमारे मन में है, जो हमारे दिमाग में है, जो हम जानते हैं वो हमारी दुनिया है। हम उसका विस्तार नहीं करते, यानी हम अपनी समझ को बड़ी नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं। हम क्या करते हैं? बाहर नॉलेज ढूंढते हैं, हम सोचना नहीं चाहते। कोई भी इंसान शायद ही आज की दुनिया में घर पे बैठकर 5-10 मिनट खुद के बारे में सोचता होगा, अपने अंदर के विचारों के बारे में सोचता होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो बाहर की अपेक्षा यानी बाहर की तुलना में हम अंदर की दुनिया को और छोटा करते चले जा रहे हैं। छोटा करते यानी कभी हम अपने बारे में सोचते नहीं हैं, बैठकर अपने ख्याल दिमाग में जो आ रहे हैं उनके बारे में सोचते नहीं हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो सोचने की आदत भी बंद पड़ जाती है और जो हमारे अंदर की दुनिया है वो निर्जीव हो जाती है, यानी कि उसमें जीवन समाप्त हो जाता है उसका। आज़ादी, पूरी आज़ादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। अगर आज़ादी कहीं पर भी संभव है, यानी पॉसिबल है, अगर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर की दुनिया में है, यानी हमारे मन के अंदर से ही है। जब हम आज़ाद हो जाएंगे, जब हम अपने माइंड से ही आज़ाद हो जाएंगे, तभी हम बोल सकते हैं कि हम सच में आज़ाद हैं। नहीं तो ये शरीर की आज़ादी कोई मायने नहीं रखती अगर हम दिमागी रूप से ही गुलाम बन जाएं तो इसलिए वो कहना चाहते हैं कि जो अंदर की दुनिया है उसे हम अपनी ही तरह उसको समृद्ध बनाना है, उसका विकास करना है। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। यानी स्वार्थी अर्थों में नहीं करना है अपने अंदर की दुनिया को, इसलिए नहीं बढ़ाना कि ये सिर्फ तुम्हारे काम आएगा। स्वार्थी अर्थों में मतलब कुछ लोग सोचते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग है, हमारी सोच अच्छी है तो वो सिर्फ अपने काम आएगी। नहीं, तो फिर वो सोच अभी भी छोटी रह गई, वो सोच अभी भी लिमिटेड रह गई, उसमें कोई भी विस्तार का कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह गया। फिर वो निस्वार्थी होनी चाहिए, जिसमें हम दूसरों के लिए उसका इम्पोर्टेंस रहे। निस्वार्थी यानी सेल्फलेस होनी चाहिए वो, और स्वयं के लिए, हमारे लिए तो महत्व है ही। यानी जो इंसान दूसरों के लिए सोच रहा है तो ऑब्वियसली वो अपने लिए तो पहले सोच ही रहेगा। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है, सिर्फ अंदर की तरफ जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सेल्फिश बन जाना है। अंदर की तरफ जाना है मतलब अपने अंदर के ख्यालों को, अपने अंदर के विचारों को ऑब्जर्व करना है कि क्या चल रहा है और उन्हें सही दिशा में मोड़ने की कोशिश करते रहनी चाहिए। उसी से एक इंसान जो है वो कंटिन्यूसली विकास जो है करते रहता है। मकान पर मकान, दूसरे कुछ लाइनें हैं, शुरू करते हैं। मकान पर मकान क्या है? जिस गली में आजकल रहता हूँ वहाँ एक आसमान भी है लेकिन दिखाई नहीं देता। ये शहर की बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती है, जहाँ रहते हैं वहाँ से आसमान नहीं दिखता। उस गली में पेड़ भी है, नहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है। उस गली में पेड़ भी नहीं और पेड़ लगाने की गुंजाइश नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं लगा सकते वहाँ पेड़। बस मकान ही मकान है। इतने मकान हैं कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मकान के ऊपर मकान रख दिए हैं, लदे हैं मतलब ऐसे ज़बरदस्ती रख दिए हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़, ये बिल्डिंग्स और जो कॉलोनीज़ बन रहे हैं, सोसाइटीज़ बन रहे हैं, उनकी बात कर रहा है, जो एक सकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। कि जो मकानों की भीड़ है, जो बिल्डिंग्स हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कहीं गली में जैसे ट्रक फंस जाता है, वैसे वो भी फंस गए हैं। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी व तंग गली दिखाई देती है। ये शहर की बातें हैं। शहर में ऐसा ही होता है, बाहर देखने से बाहर नहीं दिखता, सामने वाले का घर दिख जाता है, बिल्डिंग, या फिर कोई गंदी सी गली दिखेगी। चिड़िया दिखती है लेकिन पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहाँ घोंसले बनाती नहीं दिखती। जैसे गाँव में घरों के अंदर चिड़िया घोंसले बना लेती हैं, शहरों में ऐसा नहीं दिखता। शहरों में वो सिर्फ टेलीफोन या बिजली के तारों पर बैठे हैं बस। उन्हें देखकर लगता मानो वे प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं। यानी वो चिड़िया ऐसी लग रही है कि वो नेचुरल नहीं है, वो रियल चिड़िया लगता ही नहीं है,
वो लग रहा है कि कोई रबड़ या प्लास्टिक की बनी हुई है, जो शायद इधर उधर फुदक सकते हो या चू चू की आवाज़ें निकाल सकते हो। यानी वो चिड़िया उनको रियल लगती नहीं है शहरों की। मैं ऐसी सकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले के बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ। तो लेखक जो है वो शहर में फंस गया है और वो कहता है कि ऐसी एक सकरी और तंग गली है ना, सकरी यानी नैरो और तंग मतलब छोटी सी गली, और उसकी एक भीड़ पे जहाँ बिजली और टेलीफोन के तार है, ऐसा आसमान है, आसमान दिखता ही नहीं है, वहाँ पे तार दिखता है, हरियाली है ही नहीं, वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, उसका अभाव है नहीं, उसकी कमी है। और वहाँ पर वो जूझ कर उस मोहल्ले से, उस अपनी गली से बाहर निकलने की कोशिश में है। सही साहित्य, सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आँखों से देखते हैं, सिर्फ बाईं या दाईं आँख से नहीं। यानी कि लिटरेचर जो है, जो कंप्लीट लिटरेचर कौन सा है, तो वो ऐसा लिटरेचर है जिसे हम दोनों आँख से देख सकें। यानी कि सारे ही लिटरेचर सही हैं, हम देखने का नज़रिया अगर बदल लें तो। यानी कि कोई भी बात सही या गलत के तराजू में अगर आपने डाल दी तो वो आपका परसेप्शन है, वो आपने अपने हिसाब से सोचा, उसको आपने दोनों आँखों से नहीं देखा। दोनों आँखों से देखने का मतलब है कि वो जैसा बताया गया है उसे वैसा तो समझना ही है, अपने परसेप्शन के हिसाब से भी समझना है, दूसरे के परसेप्शन के हिसाब से भी समझना है। यानी कि हर बात को सही या गलत के तराजू में रख के नहीं तोल सकते। तो जब ऐसी बातें हैं जिसे हम सीधा एक लाइन नहीं बना सकते हैं कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, तो ऐसी सारी बातों को, ऐसे सारे साहित्य को हम बोल सकते हैं कि वो संपूर्ण साहित्य है। और उसको समझने के लिए वैसी आँखें भी चाहिए, वैसा परसेप्शन भी चाहिए। और वो परसेप्शन एक तरफा नहीं होना चाहिए, परसेप्शन दोनों तरफा होना चाहिए, यानी दोनों आंखों से खोल के देखना उसको, तभी वो संपूर्ण साहित्य दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। नहीं तो पढ़ने वाला को लगेगा कि इसमें क्या लिखा है, अगर एक ही आंख से पढ़ रहा है तो। दोनों आंखों से पढ़ेगा तो ही उसे साहित्य समझ में भी आएगा और तभी वो साहित्य संपूर्ण भी होगा। जाने खुद को, बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। यानी ये हमें एक सजेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि भाई किसी दिन क्या, रोज़ ही थोड़ा टाइम निकालो और सिर्फ अपने बारे में सोचो, आत्मचिंतन करो। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है, कि हमारे दिमाग में जैसे ख्याल आते हैं उससे हम खुद के बारे में जानते हैं हम कौन है क्या है। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दम्भ रखते हैं, यानी हमारी अपनी पहचान क्या है, हमारी अपनी औकात क्या है, कि हम दूसरों के बारे में सब जान लेना है हमें, उसका हमें घमंड भी है। अरे मैं तो उसको भी जानता हूँ, अरे मैं तो उसको भी जानता हूँ, अरे मेरी तो बड़ी पहचान है। अरे ऐसा घमंड किस बात का, पहले खुद के बारे में तो जान ले। दूसरे, हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी। दूसरा फ़ायदा ये है कि हम अक्सर क्या करते हैं, जब खुद के बारे में नहीं सोचते तब दूसरों के बारे में सोचते हैं, यानी कि उनके काम में टांग भी अड़ाएंगे, उनको हस्तक्षेप करेंगे, उनको बार बार डिस्टर्ब करेंगे। तो इससे दूसरों की क्या होगी, रक्षा होगी। यानी अगर सारे इंसान अपने काम से काम रखना शुरू कर दें तो दुनिया में जितने भी गलत काम हो रहे हैं, जितने भी लोगों के दिल दुखाए जा रहे हैं, वो सब बंद हो जाएगा। जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। किसके रहते, उस हस्तक्षेप के। जब तक वो डिस्टर्बेंस रहेगा, जब तक वो डिस्टर्ब करते रहेगा दूसरों को, उसके प्रतिक्षण यानी हर समय मौजूद रहते वो ना तो अपने बारे में संतुलित ढंग से यानी कि बैलेंस्ड वे में सोच पाएंगे और न ही सक्रिय हो पाएंगे। सक्रिय यानी ना ही वो एक्टिव हो पाएंगे। कौन, जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है वो। और जो दूसरे जिसके काम में टांग अड़ाया जा रहा है वो भी अपना काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार लोग आके उसको सिखा रहे हैं, ऐसे कर, वैसे कर, ये कर, वो कर। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिसमें हमें अपनी सोच समझ में है। यानी कि हमको अक्सर क्या लगता है कि मेरे पास ही ज़्यादा बुद्धि है, मैं ही ज़्यादा होशियार हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। दूसरों की समझ में भी उतना ही भरोसा रखो जितनी खुद पर है, तो उसे अपना काम करने दो। लेट पीपल फाइंड देयर ओन वे। हर एक के प्रति अपने मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। यानी कि जितने भी इंसान हमारे आसपास हैं उन सब के प्रति जो है एक पॉजिटिव एक्सेप्टेंस का भाव होना चाहिए। सकारात्मक यानी पॉजिटिव, और स्वीकृति यानी एक्सेप्ट, यानी सबको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वही भाव होना चाहिए कि अगर उसे कोई काम अपनी मर्जी से करना है तो उसे करने दो। दूसरा अन्य नहीं और कुछ नहीं, अंतमय है।
हमारे ही प्रतिरूप है, यानी वो कोई दूसरे दूसरे नहीं है, वो तो अंतमय है। जैसे हम हैं वैसे ही वो ही है, हमारे ही प्रतिरूप है, यानी जैसे हम होंगे हमें वो लोग वैसे दिखेंगे। हमसे अलग या भिन्न नहीं, हमसे वो अलग या अलग बिल्कुल भी नहीं है। चलिए इसके लिए मैं आपको आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे दूसरे लोग हमारे प्रतिबिंब हैं। एक बार एक गांव में एक बुड्ढा जो है वो गांव के किनारे पर बैठा हुआ था। एक घुड़सवार आता है और उस बुड्ढे को पूछता है कि ये गांव के लोग कैसे हैं, मुझे इस गांव में रहना है, मैं एक अपना गांव छोड़कर आ गया हूँ, वहाँ के लोग मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, बड़े ही बदमाश लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, इसीलिए मैं वो गांव छोड़ करके इस गांव में रहना चाहता हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि यहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, बहुत ही बुरे हैं, बदमाश हैं, वो तुम्हें यहाँ भी शायद ही जीने के लिए देंगे। वो घुड़सवार वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा घुड़सवार आया। उसने पूछा कि बाबा यहाँ के लोग कैसे हैं। मैं अपना गांव किसी कारणवश छोड़ना पड़ा। उस गांव के लोग बड़े अच्छे थे, जब मैं आया तो रोने लग गए, भावुक हो गए, मुझे रोकने लगे कि मत जाओ, लेकिन मुझे किसी कारणवश आना ही पड़ा। तो मैं इस गांव में रहना चाहता हूँ, आपके गांव में, तो ये कैसा है आपका गांव? तो उस बूढ़े आदमी ने बोला कि ये तो बड़ा अच्छा गांव है, तुम रह सकते हो यहाँ पर, यहाँ के लोग भी तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। उस बूढ़े ने एक ही गांव के बारे में दो अलग अलग लोगों को अलग अलग बातें बताई, क्योंकि वो जो पहला घुड़सवार था उसे अपने गांव के लोग अच्छे इसीलिए नहीं लगते थे क्योंकि वो खुद बुरा आदमी था, और दूसरा जो घुड़सवार था, जो दूसरा राहगीर जो आया, वो अपने गांव के लोगों से बड़ा प्यार करता था, तो इसीलिए वो गांव के लोग भी उसको प्यार करते थे। तो इसीलिए वो बुड्ढे ने उन दोनों को अलग अलग जवाब दिया। तो इसीलिए इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि सारे लोग जो हमारे आसपास है वो हमारे ही प्रतिरूप हैं। हम जैसे होते हैं वो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। चलिए तो आगे जाते हैं। सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्गे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। हम अक्सर बोलते हैं ना कि ये आदमी तो सांप है, कहावतें भी है, आस्तीन का सांप होना, ये तो शेर के जैसा बहादुर है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि ये भाई चलो ये तो बकरी की तरह, देखो क्या खाए जा रहा है, चले जा रहा है खाना, ये भेड़ों की तरह एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, ये तितली की तरह बड़ा सुंदर है। तो अक्सर हम इंसानों की जो तुलना है वो जानवरों के साथ कर देते हैं, और वो बोलते भी हैं कि आखिर ये इंसान जानवर जैसा क्यों है। ये पूछ रहा है लेखक हमको कि भाई आखिर ऐसा क्यों है कि इंसान सारे जानवर बन गए हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते हैं और कुछ नहीं, जैसे सारी गायें केवल गायें होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते हैं और कुछ भी नहीं। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल का जवाब आप ढूंढो अपने अंदर। चलिए अगला पढ़ते हैं। लुका छिपा कर जीना। मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। सहज यानी नेचुरली जैसा जीवन है उसको जीते जाओ, और खुले ढंग से यानी कुछ भी छुपाओ मत, झूठ मत बोलो, डिसेप्शन कुछ होना नहीं चाहिए लाइफ में। चीज़ों को लुका छिपा कर, बातों और व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है, यानी कि बातें छुपानी और झूठ बोल कर जीना जो उसे नापसंद है, वह चारित्रिक बेईमानी है। चारित्रिक बेईमानी यानी वो अपने ही कैरेक्टर से बेईमानी करते हैं। हम लोग अपने आप को ही झूठ बोलते हैं, हम किसी और को नहीं बोलते झूठ, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम दे देते हैं। आजकल बोलते हैं ना, अरे थोड़ा स्मार्ट बनो बेटा, थोड़ा स्मार्ट बनो बेटा। वो स्मार्टनेस, व्यवहार कुशलता, बट एक्चुअली वो हमें धोखा देना सिखाते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कहीं लोग हमारी असलियत को न जान जाए। हाँ, झूठ बोलो, क्योंकि अगर सच बोल दिया तो तुम्हारे सारे भेद खुल जाएंगे। तो हम लोग डरते हैं अपने आप से, अपने कि हम कौन हैं, हम उसी से डरते हैं, इसलिए हम झूठ बोलते हैं लोगों को। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस की जो है ना वो कमी है, उसकी वजह से ऐसा होता है, यानी कमी हम में है इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे छिपाना ज़रूरी लगे? कि आखिर हम इतने, तो ये सोचने वाली बात है, हम झूठ बोल रहे हैं मतलब कुछ छिपा रहे हैं, आखिर वो जो छुपा रहे हैं वो इतना गंदा कैसे है कि उसे छुपाना पड़ गया? तो ये बात को सोचना है झूठ बोलने से पहले। खैर आगे जाते हैं। जीने का अर्थ। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ कम वर्ष बचे हैं,
यह तथ्य तो जीवन के किसी भी खंड पर लागू हो सकता है। मतलब बुढ़ापे का मतलब ये थोड़ी कि अभी बस कुछ ही टाइम बचा अपने पास फिर मरने वाले हैं। ये बात तो किसी भी खंड यानी किसी भी हिस्से पर जो है वो लागू हो सकती है। जैसे बचपन का टाइम भी लिमिटेड होता है, एक टाइम के बाद बचपन भी खत्म हो जाता है, जवानी भी भाई एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, बुढ़ापा भी खत्म हो जाता है। तो इस हिसाब से तो कभी टाइम है ही नहीं अपने पास। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हो, जीवित हो और आत्मा है, चेतना में हो तुम, जब तक कॉन्शियस हो, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व हो। यानी जब तक जिंदा हो तब तक तुम जिंदगी को क्या मीनिंग देते हो, तब तक उससे क्या निकाल पाते हो अपनी लाइफ से, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए महत्व है, सबके लिए इम्पोर्टेंस है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य मानता हूँ। इसलिए लेखक कहता है कि जो लिटरेचर की कोशिश मैं कर रहा हूँ लिखने की, और जो जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दोनों ही अलग अलग नहीं हैं। उनको अविभाजित नहीं किया जा सकता, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य है, यानी जिसे अलग अलग नहीं किया जा सकता। यानी साहित्य की जो कोशिशें हैं और जीवन की जो कोशिशें हैं वो एक समान है, इन दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। इसके बारे में एक स्टोरी सुनाता हूँ मैं तुम्हें। एक नदी के किनारे पे एक सन्यासी रहता था, एक साधु रहता था। तो एक बार एक आदमी अपने बच्चे को लेकर गया उसके पास और बोला कि बस मेरे बच्चे, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, फिर मैं खुशी खुशी मर सकता हूँ। तो इसके कुछ टाइम बाद उस बच्चे की शादी भी हो गई। वो वापस आया अपने बच्चे और बहू के साथ और बोला कि बाबा आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे पोते को देख के मैं मरना चाहता हूँ, फिर मैं खुश हो जाऊँगा। तब वो साधु उसे नदी के पास ले गया। उसने बोला कि मुझे ये नदी पार करनी है। तो उन्होंने बोला तो चलिए कर लीजिए, इसमें क्या है, मैं आपकी मदद करता हूँ। तो उसने बोला नहीं नहीं, जब सारा पानी बह जाएगा मैं तभी नदी पार करूँगा। तो वो आदमी हंसा और बोला कि बाबा ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा पानी बह जाए, ये तो नदी है, ये तो चलते रहेगी, सारा पानी तो ख़त्म होने नहीं वाला। अगर आपको नदी पार करनी है तो आपको अभी जो है वो ये नदी पार करनी पड़ेगी। तो फिर वो साधु भी हंसा और बोला कि बेटा तुम कई बार मेरे पास आए मेरे से आशीर्वाद लेने के लिए कि ये ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँ, वैसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊँ। तो बस तुम्हारा जीवन भी इस नदी के जैसा ही है। जब तक जीवन चलेगा, अभी अभी ही वक्त है तो खुश हो जा, नहीं तो ये जीवन तो चलते रहेगा। कुछ भी होने का इंतज़ार मत कर। खैर, तो यही है कि ज़िंदगी तो कभी भी ख़त्म हो सकती है और वो नदी की तरह बहते जाएगा। तो किसी एक इवेंट का, किसी एक चीज़ का वेट नहीं करना है खुश होने के लिए। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। देखो ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि 75 साल का बुढ़ा है तो वही मरेगा पहला, हो सकता है ना पहले 25 साल का आदमी कोई मर जाए। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि ज़िंदगी को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। आखिर ज़िंदगी को कैसे जीना है। सही अर्थों में आप जब अपने लिए जीना शुरू करते हैं ना, तो आसपास के लोगों का भला अपने आप हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिल्ली में रहना, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद, हर वक्त चलायमान। शहर ऐसा ही होता है, 24 घंटे कुछ ना कुछ वहाँ काम होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, छोटे छोटे से मकान, छोटे छोटे से रूम्स में। ज़िंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बंद पड़े लटके रहो, फिर कहीं धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। बस ज़िंदगी वही है, बस में लटक रहे हैं, यात्रा चल रही है, किसी दिन गिर जाएंगे। बहाने निकालना, जो हम शौक़ से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। बड़ी सही बात है और समझने में आसान भी है। जो अच्छा लगता है करने के लिए उसके लिए हम रास्ते निकाल ही लेते हैं कहीं ना कहीं से, और जो नहीं लगता उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। खैर, अपने से बहस दूसरों से नहीं, अपने से करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है।
अक्सर हम दूसरों की बहस में पड़े हैं, सारी दुनिया में यही चल रहा है ज़्यादा करके, इसलिए झगड़े ही ज़्यादा हो रहे हैं। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, यानी दूसरों की बातें खाली सुनो, उनसे बहस मत करो। दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। बड़ी सिंपल सी बात है, समझने वाली। चीज़ों की गुलामी। कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में ख़रीदा। ये क्या मजाक कर रहा है, कंप्यूटर ने इसे कैसे ख़रीदा? अच्छा, वो कहना चाहता है कि उसने कंप्यूटर ख़रीदा है। लेकिन आजकल क्या ना, हम जैसे एडिक्ट हो जाते हैं चीज़ों के, तो चीज़ें हमें ख़रीद लेती हैं। ऐसा लगता है कि 40,000 रुपये देकर भी हम चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं। आजकल उसकी गुलामी में हूँ, कंप्यूटर की। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। यानी कि जो चीज़ें हैं हमारे पास, टीवी ख़राब हो जाए, चलो उसको ठीक कराने ले जाओ। कंप्यूटर ख़राब हो जाए, जितना पैसा मांगेगा उसको खिलाना पड़ेगा, तो उसी में अपना फ़ायदा है, कल्याण है। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे पढ़ने लिखने की पूरी आज़ादी देगा। कंप्यूटर का तो वादा है ना, पढ़ने लिखने की आज़ादी है। आज देखो लॉकडाउन में सभी लोग, हम लोग घर बैठे पढ़ रहे हैं, है ना, कंप्यूटर की वजह से ही पढ़ रहे हैं। पूरी आज़ादी है आपको आज भी पढ़ने की। फिलहाल उसकी एक निष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। यानी आज अभी उसकी एक निष्ठ, यानी कि एक टक होकर के बस उसी की सेवा करनी है, उसी से उसका उज्जवल भविष्य, ब्राइट फ्यूचर है उसका। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। इससे पहले उसने कार खरीदी थी। कार भी ज़रूरी है, बिना कार के हम कहीं भी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। उसकी सेवा में भी हूँ, यानी वो अपनी कार की भी सेवा में। कार ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कराने जाओ, पेट्रोल भराओ, हवा चेक कराओ, टायर का खर्चा देखो, इंश्योरेंस कराओ। कितने नखरे हैं उसके। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आसपास जितना भी अपने पास परिग्रह है, परिग्रह मतलब आसपास की जो चीज़ें हैं, उन सब की सेवा में रहते हैं हम लोग। पहले उनको कमाओ, उनको कमा कर घर लाओ और फिर उनकी सेवा में रह जाओ। आदमी का स्वभाव नहीं बदला या बहुत कम बदला है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। यानी कि ऐसा लगता है कि हम गुलामी पीछे छोड़ चुके हैं ना, कि स्लेवरी जो ख़त्म हो गई है, ऐसा हमें हिस्ट्री में तो पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको ये बात सुन के ऐसा लगेगा कि आज भी हम दिमागी रूप से गुलामी में ही हैं। चीज़ों के कहो या जो हम जानते हैं, अपने ही नॉलेज के गुलाम हो गए हैं, अपने ही इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, अपने ही माइंड के गुलाम हो गए हैं। सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। यानी तरीके बदल गए गुलामी के, लेकिन आज भी गुलामी की आदत जो है हमारी, वो नहीं छूटी। हज़ारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। जैसे एक टीवी है, उसको देखने वाले 4 लोग हैं। कंप्यूटर है, उसको चलाने वाले 4 लोग हैं घर में। चलिए, तो ये चैप्टर था, काफ़ी डीप मीनिंग वाला था और आई होप कि आपको अच्छे से समझा भी हो। चलिए, शब्द संसार करना है आपको। स्वाध्याय में ये प्रवाह तालिका करो, कृति पूर्ण करो, आकृति में लिखो मनुष्य की स्थितियाँ कैसी होती हैं, फिर ये आकृति पूर्ण करो सारी की सारी। जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इसको एक एग्जाम्पल दे के जो है क्लैरिफाई करो। फिर भाषा बिंदु में संधि विच्छेद करना है आपको। अगर कुछ डाउट है तो बताओ। ये सेम है और यहाँ पर भी संधि विच्छेद ही है। चलो, ये पूरा का पूरा भाषा बिंदु जो संधि विच्छेद पर है, तो ये सारे करो और कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। चलो, इसी के साथ हम ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय।